गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्थेनोजेनेसिस के बाद में जो नेक्स्ट लेसन आता है उस लेसन का नाम है क्लीवेज यानी विदलन। देखिए, निषेचन हो या अनिषेचन, हमें एक 2n जायगोट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2n जायगोट। एक यूनिसेलुलर है, यूनिस यानी एक कोशिका है। जबकि अगर हम हमारा शरीर देखते हैं तो हमारा शरीर मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय। यानी करोड़ों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। लगभग 206 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या अगर हम देखें तो तकरीबन करोड़ों खरबों में अनगिनत कोशिकाओं की संख्या है। ठीक है। अतः इस एक कोशिका संरचना से इस बहुकोशिकीय शरीर के बनने के लिए इस एक कोशिका का विदलन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज। बार बार समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? बार बार समसूत्री विभाजन होता है। और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें एक कोशिका से ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। और इस एक कोशिकीय संरचना के विदलन से काफी सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है। जैसे एक तरबूज होता है, उसको हम बार बार काटते जाएं तो इसके हिस्सों की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब इनमें खंडों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रत्येक बार खंडों की आकृति क्या होती जाएगी? छोटी। इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है। टू एन जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के समान विभाजन होता है, विभाजन, जिसके फलस्वरूप मल्टीपल होती है संख्या। गुणन यानी गुणन होता है, यानी 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 ऐसे। ठीक है। जैसे ये 2n जायगोट है, इसमें विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिका बन गई, बीच में खांच बन के 2 कोशिका बन गई। ये भी 2n होगी, ये भी 2n होगी। फिर इसमें विभाजन हो 4 बन गई। अतः एक द्विगुणित युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कोरक खंड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। और धीरे धीरे ये संरचना एक खोखली गेंदनुमा संरचना में बदल जाती है। ऐसे बार बार इसमें विभाजन होता जाता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जबकि कोरक खंड इसका इस एम्ब्रियो के आकार में किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होती है। सिर्फ पहले एक कोशिकीय था, फिर वो बहुकोशिकीय हो जाता है। ऐसे काफी सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और एक खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसके बीच में एक गुहा भी पाई जाती है। अब इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं ब्लास्टुला, कोरक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोरक। और इसके प्रत्येक खंड को, जिसे हम कोशिका कह रहे हैं, इसे बोलते हैं कोरक खंड। क्या बोलते हैं इसको? कोरक खंड। जबकि इसके मध्य में जो गुहा पाई जाती है उसे बोलते हैं कोरक गुहा।
गुहा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसील, और कोरल खंडों को बोलते हैं ब्लास्टोमियर, और इससे क्या बोलते हैं, पूरी संरचना को ब्लास्टोला। अतः विदलन किसे कहते हैं, निषेचित अंडे में होने वाले विभाजन के विभाजन, और वो भी कौन से, समसूत्री विभाजन, निषेचित अंडे में होने वाले विभाजन जिसके फलस्वरूप एक कोशिकीय निषेचित अंडा जिसे हम 2n जायगोट कहते हैं, उससे एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है, विदलन कहलाता है। देखो इसमें पहले कोशिका का इतना बड़ा आकार था, इसको इसी साइड पे बना देते हैं, पहले कोशिका का इतना बड़ा आकार था, अब इससे 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बनी, और धीरे धीरे इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जाता है। ठीक है, अगर ये ठोस संरचना बनती है ऐसे, जिसके अंदर ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती है, कोरल गुहा नहीं पाई जाती है, अगर ये पूरी ही ठोस संरचना होती है ऐसे, तो इस संरचना को बोलते हैं मोरुला, तुतक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तुतक। शहतूत के फल के समान होती है। ठीक है, अगर इसमें बीच में गुहा पाई जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला, क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ब्लास्टुला की यानी इसकी विदलन की क्या विशेषताएं होती है। देखो, अगर विदलन डेवलपमेंट की यानी डेवलपमेंट की प्रथम अवस्था होती है, परिवर्तन की क्या होती है, प्रथम अवस्था। ठीक है ना, तो फर्स्ट विशेषता क्या है, भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था क्लीवेज होती है, क्लीवेज होती है, समझ गए ना, यानी निषेचन के तुरंत बाद जो प्रथम भ्रूणीय विकास की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, विदलन। पहली ये विशेषता है इसकी, अगर अंडे के अंदर निषेचित अंडे में अगर विदलन नहीं होगा तो भ्रूणीय विकास को हम प्रारंभ नहीं मानेंगे। ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, अंडा लगातार यानी निषेचित अंडा यानी जायगोट लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। समझ गए ना, जायगोट में लगातार समसूत्री विभाजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विदलन के द्वारा विभाजित होकर लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। इसकी दूसरी विशेषता है, और देखो, विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, विदलन के
फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कोरक खंड कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कोरक खंड। मैंने आपको पहले बताया था कि कोरक खंड कहलाती है। और कोरक खंडों को हम क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोमियर। चौथी बात, विदलन के दौरान प्रत्येक विदलन में कोशिकाओं की आकृति लगातार कम होती जाती है, जबकि कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे एक कोशिका है, ये विदलन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई इसकी, फिर विदलन हुआ, 2 से 4 बन गई। तो लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कोशिका की आकृति क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हाफ हाफ हाफ, आधी आधी होती जाएगी। ठीक है ना? 5वीं बात है, विदलन के दौरान श्वसन दर बढ़ती है। श्वसन दर बढ़ती है। विदलन के दौरान क्या होता है? श्वसन दर बढ़ती है। और 6ठी है, विदलन के फलस्वरूप एक खोखली गेंदनुमा संरचना बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ब्लास्टुला का निर्माण हो जाएगा। हो जाता है। खोखली गेंदनुमा संरचना को ही ब्लास्टुला कहते हैं। अगर ठोस गेंदनुमा संरचना है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। ये तो होगी विदलन क्या होता है और विदलन की विशेषता है। अब बात करते हैं कि विदलन जो होता है, यानी विदलन कितनी फास्ट गति से होगा, कोशिकाएं कितनी फास्ट गति से विभाजित होगी, ऐसे वो डिपेंड किस पर करता है? देखिए, देखिए, विदलन की दर, रेट ऑफ क्लीवेज, यानी कोशिका कितनी फास्ट गति से विभाजित होगी। देखो, अलग अलग जीवों में, प्रत्येक जीव में विदलन की दर समान नहीं होती। प्रत्येक प्राणी में विदलन की जो दर होती है वो सब में अलग अलग होती है। ठीक है ना? और विदलन यानी भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन की प्रारंभिक स्टेज में फास्ट होता है। यानी जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप 2 एंड जाइगोट, एक कोशिका का निर्माण होता है। उसके तुरंत बाद इस एक कोशिका से बहुकोशिकीय संरचना जिससे बनती है उसे क्लीवेज बोलते हैं। इसके तुरंत बाद इसके अंदर विदलन फास्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, समय के साथ में इसमें विदलन की दर भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अर्थात भ्रूणीय परिवर्तन की पश्चात जो अवस्थाएं होती हैं, उनके अंदर विदलन की दर क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट आता है अपने कि विदलन की दर को निर्धारित कौन करता है? देखो, कोशिका के प्रत्येक कार्य को सेंट्रलाइज कौन करता है? केंद्र, न्यूक्लियस। कि कोशिका द्रव्य में कुछ भी घटनाक्रम होगा तो
न्यूक्लियस करता है, लेकिन यहाँ पर विदलन की दर को जो निर्धारित करता है वो करता है कोशिका द्रव्य। अर्थात विदलन की दर को कौन निर्धारित करता है? कोशिका द्रव्य, न कि केंद्र। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या आपके कोई भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि विदलन की दर को निर्धारित कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है, न कि न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य ही इसकी कितनी फास्ट गति से विदलन होगा और कितनी स्लो गति से विदलन होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? कोशिका द्रव्य। इसके अलावा तापमान भी विदलन की दर को निर्धारित करता है। क्या करता है? तापमान भी विदलन की दर को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है ना? अर्थात तापमान में वृद्धि विदलन की दर को बढ़ाती है। अगर इस जायगोट जहां पर है वहां का अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो विदलन की दर भी क्या होगी? विदलन भी फास्ट गति से होगा। अर्थात तापमान के बढ़ने पर विदलन यानी इस 2n जायगोट का जो विदलन हो रहा है, विदलन की दर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अर्थात तापमान के बढ़ने पर विदलन की दर भी बढ़ेगी। ठीक है ना? अब ये तो हो गया विदलन की विशेषताएं और विदलन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। विदलन की दर को प्रभावित कर यानी इसकी दर को प्रभावित कौन करेगा? एक तो कि विदलन प्रारंभिक अवस्था है या विदलन की पश्चात अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था के अंदर विदलन फास्ट गति से होता है। दूसरा, प्रत्येक प्राणी के अंदर विदलन की दर अलग अलग होती है। सभी प्राणियों के अंदर विदलन की दर समान नहीं होती। तीसरी बात कि विदलन की दर को जो निर्धारित करता है वो कोशिका द्रव्य करता है, न कि न्यूक्लियस। और चौथी बात है कि विदलन की दर को टेम्परेचर भी यानी तापमान भी प्रभावित करता है। अगर तापमान बढ़ता है तो विदलन की दर भी बढ़ेगी, तापमान घटता है तो विदलन की दर भी घटेगी। ठीक है? ये तो हो गया आपके विदलन की दर, विदलन की विशेषताएं और विदलन क्या होता है। अब आते हैं विदलन के तल। विदलन के तल का मतलब हो गया कि जैसे ये 2n जायगोट अंडाणु है, अंडा है, निषेचित अंडा है। ठीक है? अब इसका ये कटेगा कैसे? इसमें विभाजन किस तल में होगा? जो विभाजन की जो खांच होगी वो किस रूप में इसमें जाएगी, किस प्रकार से? इस देखो, विदलन के दौरान विभिन्न विदलन खांचे अंडों को भिन्न भिन्न यानी जैसे कोई भी विदलन खांच है इस अंडे को अलग अलग तलों से काटती है। ठीक है ना? अर्थात विदलन खांच इस अंडे को अलग अलग तल यानी प्लेन तल को क्या बोलते हैं? प्लेन। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है ना? तो विदलन जो खांच होती है इस निषेचित अंडे को किस तल से विभाजित करेगी, इसके आधार पर प्लेन ऑफ क्लीवेज कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार की हम स्टडी करेंगे। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज कितने प्रकार का है? यहाँ पे 4। पहला है फर्स्ट मेरीडियोनल। इसका क्या नाम है? मेरीडियोनल प्लेन। इसे हम बोलते हैं वह
रेखांशित तल। अगर ये निश्चित अंडा है, निश्चित अंडा है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये इसका एनिमल पोल है, एनिमल पोल, और ये है वेजिटल पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, ठीक है। अगर विदलन खांच एनिमल पोल और वेजिटल पोल से गुजरे और केंद्र बिंदु से गुजरे, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के मध्य में से गुजरती हुई केंद्र बिंदु से अगर गुजरती है, एनिमल पोल का मध्य है, वेजिटल पोल का मध्य है, और ये अगर कोई भी विदलन खांच अगर केंद्र ऐसे गुजरती है, केंद्र बिंदु से, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेरीडियोनल प्लेन। क्या बोलते हैं, मेरीडियोनल प्लेन, ठीक है ना। अर्थात सक्रिय अक्ष और अल्पक्रिय अक्ष के केंद्र बिंदु से, सक्रिय अक्ष कौन सा है, एनिमल पोल, और अक्रिय अक्ष कौन सा है, वेजिटल पोल, इनका केंद्र बिंदु ये है। अर्थात जैसे इसका आधा केंद्र बिंदु ये है एनिमल पोल का, और वेजिटल पोल का केंद्रीय बिंदु ये है, से अगर कोई भी खांच गुजरती है ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेरीडियोनल प्लेन, रेखांशित तल, जिससे दो बराबर के कोरक खंडों का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, दो बराबर के कोरक खंड बनते हैं, दो बराबर की कोशिकाएं बनती हैं, एक निश्चित अंडे के दो बराबर के खंड बनते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, मेंढक में, मेंढक और एम्फीऑक्सस में प्रथम विदलन, ठीक है। अब दूसरा, सेकेंड है वो है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन इसे हम बोल, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन के अंदर देखिए, ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है, और ये केंद्र बिंदु है। एनिमल पोल और वेजिटल पोल को दो भागों में तो बांटे, लेकिन केंद्र बिंदु से ना गुजरे, अर्थात इस केंद्र बिंदु से हटकर अगर विदलन खांच आती है ऐसे, केंद्र बिंदु बीच में रह गया, केंद्र बिंदु कहां पर रह गया, बीच में, तो इस प्रकार के प्लेन को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तीसरा, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय तल। जैसे ये अंडाणु है, अंडाणु क्या है, निश्चित अंडा है, ये केंद्र बिंदु है, किसी भी ग्लोब के अंदर ये ग्लोब है, इसकी विषुवत रेखा कहां पड़ती है, मिड पॉइंट में से, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। अगर अंडे के मध्य में से अनुप्रस्थ रूप से काटे और मध्य बिंदु से गुजरे, ऐसी खांच, यानी खांच जब इस अंडे के मध्य में से गुजरे, अनुप्रस्थ रूप से अंडे को काटे और बीच में से मध्य बिंदु से गुजरती है, ऐसे बिल्कुल मिड पॉइंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल या विषुवत रेखीय तल। क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखीय तल, ठीक है। देखो ये है ना, ये मेंढक में चौथा विदलन होता है, चौथा, ठीक है। और ये किसमें होता है, स्तनधारियों में, मैमल्स में,
विदलन का तल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक और बचा है, उसमें वो बचा है लैटिट्यूडिनल, तीसरा। लैटिट्यूडिनल प्लेन, इसे बोलते हैं अक्षांशीय तल। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांशीय तल। ये मिड पॉइंट है, ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है। सक्रिय ध्रुव, इसको क्या बोल सकते हैं? सक्रिय ध्रुव। और इसको क्या बोल सकते हैं? अक्रिय ध्रुव। ऐसे विदलन खांच जो जायगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटे। किस रूप से काटे? अनुप्रस्थ रूप से ऐसे काटे, परंतु केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती हो। ऐसी खांच जो अनुप्रस्थ रूप से तो काटती है, लेकिन इस केंद्र बिंदु से ना गुजरे, केंद्र बिंदु को छोड़कर गुजरे, ऐसे। केंद्र बिंदु तो यहां रहेगी, जबकि खांच कहां जा रही है? इस तल में जा रही है, ऊपर और नीचे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडिनल। इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षांशीय तल। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय तल। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कितने विदलन के तल हो गए? 4। पहला था आपकी, वो था मेरीडियोनल। क्या था? मेरीडियोनल, जिसे हम बोलते हैं रेखांशीय, अर्थात उसके अंदर जो जायगोट था, उसके अंदर एनिमल पोल और वेजिटल पोल के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली, जो इसके केंद्र से गुजरती है, इसे बोलते हैं मेरीडियोनल। क्या बोलते हैं? मेरीडियोनल। और दूसरा है वर्टिकल, यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ तो जाए, लेकिन एनिमल पोल और वेजिटल पोल के केंद्र से न गुजरती हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है। तीसरी थी अपने इक्वेटोरियल, इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय, यानी जायगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है और काटने वाली रेखा केंद्र बिंदु से गुजरती है, जिससे दो बराबर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसमें पाया जाता है? मैमल्स में। ठीक है। और ये है चौथा, इसे बोलते हैं लैटिट्यूडिनल, अक्षांशीय, अर्थात ऐसी विदलन खांच जो अनुप्रस्थ रूप से जायगोट को काटती है, लेकिन केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है। केंद्र बिंदु से या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी या दक्षिण ध्रुव की तरफ। और ये मेंढक में तृतीय विभाजन यही होता है, तृतीय विदलन यही होता है। ठीक है। आज हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। एक तो विदलन क्या होता है, एक विदलन की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, एक विदलन की दर को निर्धारित कौन करता है, और चौथा पढ़ा है हमने विदलन प्लेन ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के तल, अर्थात जो विदलन खांच होती है जो जायगोट को काटती है, बराबर के 2 भागों में बांटती है, वो विदलन खांच किस प्रकार से इस जायगोट को कौन से तल से, किस दिशा से, कैसे इसको काटेगी, उसके आधार पर कितने तल होते हैं? 4। पहला होता है मेरीडियोनल, जिसे हम रेखांशित बोलते हैं। दूसरा है वर्टिकल। तीसरा है इक्वेटोरियल, जिसे हम विषुवत रेखीय बोलते हैं। और चौथा है लैटिट्यूडिनल, जिसे हम अक्षांशीय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो है विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ क्लीवेज एवं विदलन के प्रकार। जय हिंद।